नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रशासन, क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। कथन 2, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और कथन 3, इसका मुख्य कार्य देश में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभावों डालने वाले कारकों का उन्मूलन करना है। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, पीएम केयर्स फंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट यानी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया है। कथन 2, इसके तहत विदेशों से दान प्राप्त किया जा सकता है और प्राप्त दान पर कर से 100% छूट मिल सकती है। और कथन 3, यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF से अलग है। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन यानी NMCM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संस्कृति मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों के कलाकारों, कलारूपों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए वर्ष 2017 में NMCM को मंजूरी दी गई। कथन 2, इसका उद्देश्य देश की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, विशाल एवं व्यापक सांस्कृतिक कैनवास को एक उद्देश्यपूर्ण सांस्कृतिक मानचित्रण में बदलना और एक मजबूत सांस्कृतिक जीवंतता का निर्माण करना है। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा XENON1T प्रयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, विश्व का सर्वाधिक संवेदनशील डार्क मैटर प्रयोग। अगला प्रश्न था, राजाजी टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न था, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके तहत वियना में CTBT संगठन अथवा संस्था CTBTO को स्थापित किया गया है। कथन 2, एक बार शामिल होने के बाद कोई सदस्य इससे अलग नहीं हो सकता है। और कथन 3, हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर इसका अनुमोदन किया है। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, आकाश प्राइम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी RF से लैस है। कथन 2, यह अधिक ऊंचाई और कम तापमान वाले वातावरण में भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला ऑस्ट्रिया, दूसरा पोलैंड, तीसरा नीदरलैंड, चौथा स्लोवाकिया और पांचवा बेल्जियम। उपरोक्त देशों में से कौन से देश जर्मनी के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 3 और 5। अगला प्रश्न था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह स्वतंत्रता पूर्व स्थापित एक निकाय है। कथन 2, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। और कथन 3, यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न था, चर्चा में रहे चक्रवात का नाम गुलाब निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, पाकिस्तान। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे स्वदेशी दुधारू पशुओं की नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम यानी NPBBDD के अंतर्गत लॉन्च किया गया। कथन 2, इसके अंतर्गत 40% तक नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स को शामिल करते हुए स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों यानी गोकुल ग्रामों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और ना ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रदर्शन पर एक बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वदेशी दुधारू पशुओं की नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम यानी NPBBDD के अंतर्गत 2014 में लॉन्च किया गया। इसलिए कथन 1 सही है। इसके अंतर्गत 40% तक नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स को शामिल करते हुए स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों यानी गोकुल ग्रामों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। अतः कथन 2 सही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, मेनिंजेस मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षा झिल्ली है। कथन 2, मेनिंजाइटिस एक गैर संक्रामक रोग है। और कथन 3, मेनिंजाइटिस केवल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक जीवाणु से होता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO तथा उसके सहयोगियों द्वारा मेनिंजाइटिस से निपटने की पहली वैश्विक रणनीति लॉन्च की गई। मेनिंजाइटिस से हर साल हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। मेनिंजाइटिस मेनिंजेस में होने वाली सूजन के कारण होने वाली गंभीर बीमारी है। मेनिंजेस मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षा झिल्ली यानी मस्तिष्कावरण है, इसलिए कथन 1 सही है। मेनिंजाइटिस जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले से होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह वाहक के श्वसन, ड्रॉपलेट्स ऑफ रेस्पिरेटरी या गले के स्राव की बूंदों के माध्यम से फैल सकता है, इसलिए कथन 2 गलत है। यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेसीरिया मेनिंजाइटिस जैसे जीवाणुओं द्वारा हो सकता है, इसलिए कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में इसरो द्वारा लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया। कथन 2, इसका उपयोग जंगलों, कोरल रीफ, जल की गुणवत्ता और पिघलते ग्लेशियर्स का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। लैंडसेट 9 उपग्रह नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का संयुक्त मिशन है, इसलिए कथन 1 गलत है। लैंडसेट 9 उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों का उपयोग जंगलों, कोरल रीफ, जल की गुणवत्ता और पिघलते ग्लेशियर्स का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, व्हाइट शिपिंग सूचना सैन्य जहाजों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम जानकारी के आदान प्रदान को संदर्भित करती है। कथन 2, भारत ने अमेरिका और सिंगापुर के साथ व्हाइट शिपिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। व्हाइट शिपिंग सूचना असैन्य व्यापारिक जहाजों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम सूचना के आदान प्रदान को संदर्भित करती है, इसलिए कथन 1 गलत है। भारत ने अमेरिका और सिंगापुर के साथ व्हाइट शिपिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और आने वाले समय में कुछ अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते की कोशिशें जारी हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। कथन 2, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित किसी संस्थान का सरकारी सहायता या अनुदान प्राप्त करना एक मूल अधिकार है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि संस्थानों को सरकारी सहायता प्रदान करना सरकार का नीतिगत मामला है, यह मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित किसी संस्थान का सरकारी सहायता या अनुदान प्राप्त करना एक मूल अधिकार नहीं है। दोनों को सहायता के नियमों और शर्तों का समान रूप से पालन करना होगा, इसलिए कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों के लिए हेल्थ अकाउंट के रूप में कार्य करने वाला एक स्वास्थ्य पहचान पत्र यानी हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड प्रदान करेगा। कथन 2, इस स्वास्थ्य खाते में हर परीक्षण, हर बीमारी, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं और उपचार का विवरण होगा। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान करना है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अस्पतालों, बीमा कंपनियों और नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच में मदद मिल सके। इसलिए कथन एक गलत है। स्वास्थ्य पहचान पत्र एक हेल्थ अकाउंट के तौर पर भी कार्य करेगा। इस स्वास्थ्य खाते में हर परीक्षण, हर बीमारी, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं और उपचार का विवरण होगा। इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी नेशनल बी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एनबीबी द्वारा राष्ट्रीय बागबानी मिशन यानी एनएचएम तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागबानी मिशन को लागू किया जा रहा है। कथन 2, वर्ष 2000 में एनबीबी को सोसाइटी के तौर पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने वर्चुअल तौर पर राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी एनबीबी के साथ मिलकर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF द्वारा विकसित अमूल हनी को लॉन्च किया। वर्ष 2000 में एनबीबी को सोसाइटी के तौर पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। इसलिए कथन 2 सही है। एनबीबी को जून 2006 में पुनर्गठित किया गया। वर्तमान में एनबीबी द्वारा राष्ट्रीय बागबानी मिशन और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागबानी मिशन को लागू किया जा रहा है। इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एनडीएचएम से नागरिकों को निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला, उपचार में त्रुटि को कम करना। दूसरा, दस्तावेज ले जाने के लिए सुविधाजनक। तीसरा, डॉक्टरों की जवाबदेही में वृद्धि। और चौथा, आर्थिक बोझ में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4 और डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी एनडीएचएम एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 प्रमुख विशेषताओं हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के साथ लॉन्च किया गया है। एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के निम्नलिखित लाभ हैं। स्वास्थ्य आईडी में व्यक्ति के स्वास्थ्य रिकॉर्ड शामिल होंगे, जिससे कई दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी महत्वपूर्ण विवरण डॉक्टरों के लिए उपलब्ध होंगे, इसलिए गलतियों की संभावना भी कम होगी। इससे डॉक्टरों की जवाबदेही बढ़ेगी। इससे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की उपलब्धता का भी दस्तावेजीकरण हो सकेगा, इसलिए दोबारा स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे रोगी पर वित्तीय दबाव भी कम होगा। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, टेररिस्ट एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स इन पाकिस्तान रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के रिसर्च विंग द्वारा जारी किया गया है। कथन 2, रिपोर्ट के अनुसार विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कम से कम 12 समूह पाकिस्तान में स्थित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही नहीं है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च विंग द्वारा टेररिस्ट एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स इन पाकिस्तान रिपोर्ट जारी की गई है, इसलिए कथन 1 गलत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कम से कम 12 समूह पाकिस्तान में स्थित हैं, जिसमें 5 ऐसे हैं जो भारत केंद्रित समूह हैं। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत और अमेरिका के बीच अब तक का पहला स्वास्थ्य संवाद था। कथन 2, स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच केवल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत द्वारा आयोजित की गई 4th इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग 2021 के समापन सत्र को संबोधित किया, इसलिए कथन 1 गलत है। समापन सत्र में 2 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, अतः कथन 2 गलत है। स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन रिसर्च यानी ICER के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अंतिम प्रश्न है, एस्ट्रो पहिए वाला घरेलू रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं ए इसरो, बी अमेजॉन, सी टेस्ला और डी एप्पल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेजॉन। एस्ट्रो पहिए वाला घरेलू छोटा रोबोट अमेजॉन के द्वारा लॉन्च किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। इस रोबोट में एक बड़ी स्क्रीन और पहिएदार आधार से जुड़े कैमरे लगे हैं जो एक घर को नेविगेट कर सकते हैं। एस्ट्रो की लॉन्चिंग कंपनी के वार्षिक डिवाइस इवेंट का हिस्सा था। इस इवेंट में अमेजन ने उत्पादों की एक श्रृंखला का अनावरण किया, जिसमें एक स्मार्ट थर्मोस्टेट, अपग्रेडेड इको लाइनअप और इंटरेक्टिव वीडियो मैसेजिंग के लिए बच्चों के डिवाइस आदि शामिल रही। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अमेजॉन। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित शर्तों पर विचार कीजिए। पहला, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हटाया जाना। दूसरा, धोखाधड़ी से पंजीकरण प्राप्त करना। और तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित करना। उपरोक्त शर्तों में से कौन सी राजनीतिक पार्टी को अपंजीकृत यानी डी रजिस्टर करने के लिए उपयुक्त है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। शुक्रिया।